तो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ टर्म जैसे कि एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एट्सेट्रा, यानी कि तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं, आपने भी देखा होगा। कुछ पदार्थ हमें निश्चित आकृति, निश्चित संरचना वाली प्रदर्शित होती हैं। कुछ पदार्थ हमें महसूस होती हैं, हम देख नहीं पाते। कुछ पदार्थ का रूप जो है समय के हिसाब से बदल जाता है, जैसे अभी है कल नहीं है, इत्यादि वगैरह वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा अन्य 2 अवस्थाएं भी आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें से चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब पदार्थ के बारे में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के अपने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्हें पदार्थ का सबसे सरलतम और शुद्ध रूप मिला। तो जब बहुत प्राचीन काल में, यानी लगभग 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक लोग पदार्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने जिस सरलतम पदार्थ को पाया, यानी पदार्थ का सबसे सरलतम और शुद्ध रूप जो पाया, उसे उन्होंने तत्व का नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया उन्होंने? तत्व का। बाद में फिर और कुछ वैज्ञानिक आए, तो एक चीज़ और, उन वैज्ञानिक ने कहा कि तत्व जो है पदार्थ का वह सरलतम सूक्ष्म रूप है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। बाद के वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने उनके इस नियम का खंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि बाद के प्रयोगों के द्वारा एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरण संभव होने लगा, यानी एक तत्व को हम दूसरे तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं। वो तकनीक खोज ली गई। तो फिर बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि तत्व जो है वो उससे बनाया भी जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक ही प्रकार के कणों या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। उन कणों को परमाणु का नाम दिया। ठीक है, यानी जो सबसे सूक्ष्मतम और सरल कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और जो सरल कण है, उसको फिर बाद में परमाणु का नाम दिया। तो ये व्याख्या किसने दी? ये जॉन डाल्टन ने। क्योंकि जॉन डाल्टन जो थे, वो जब पदार्थ के सूक्ष्म कण प्राप्त कर रहे थे तो उन्हें जो सबसे सूक्ष्म और सरलतम कण प्राप्त हुआ उसे उन्होंने परमाणु का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे और ज़्यादा छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सके। तो इस प्रकार से परमाणु का प्रादुर्भाव हुआ। फिर बाद में ये देखे कि अरे परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, तो स्वतंत्र अवस्था में वो कैसे रहता होगा, ऐसा क्या करता होगा? तो बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु जो है वो आपस में क्रिया कर लेते हैं और अपने आप को स्थायित्व ग्रहण मतलब अपने आप को स्थायी बना देते हैं। यानी परमाणु जब क्रिया करके अणु में बदल जाते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको एक एक करके देखते हैं कि तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तत्व क्या है? एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन एट्सेट्रा। फिर परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो उस तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, सबसे सरलतम रूप में होता है और अस्थायी रहता है, यानी कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, गोल्ड का परमाणु एट्सेट्रा।
फिर अणु का नंबर आता है। अणु क्या है? परमाणु क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो स्थायी रूप में आने के लिए ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। कभी कभी एक ही तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और कभी कभी अलग अलग तत्व के परमाणु। तो जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में क्रिया कर लेते हैं और स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणुओं से बनने वाले अणु को हम समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के H2 अणु का निर्माण किए, क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन के अणु का निर्माण किए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर के नाइट्रोजन के अणु का निर्माण किए। इसी प्रकार से अब देखिए ये जो अणु है इसमें दो दो परमाणु हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें 3 परमाणु, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें 4 परमाणु, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें 4 से ज़्यादा। ठीक है, तो 3 में जैसे ओजोन, ठीक है, 4 फास्फोरस, और इसी प्रकार से एक और होता है सल्फर 8, यानी सल्फर के अणु का निर्माण सल्फर के 8 परमाणुओं के मिलने से होता है। फास्फोरस के अणु का निर्माण 4 फास्फोरस परमाणुओं से मिलकर के होता है। ओजोन का निर्माण जो है ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के होता है। तो ये जो है ये द्विपरमाणु अणु कहला गया, यानी 2 परमाणु से मिलकर बने हुए अणुओं को द्विपरमाणु, 3 वाले को 3 परमाणु, ये चतुष्परमाणु। ठीक है, तो 3 और 3 के बाद के जो अणु हैं उनको हम बहुपरमाणविक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणविक अणु। ठीक है, तो ये इनको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की ये एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी, यानी किसी अणु में जितने परमाणु हैं उसे हम उसकी परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणविकता। किसी भी अणु के निर्माण में जितने परमाणु भाग लेते हैं उसे उस अणु की परमाणविकता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए अणु हैं। इसी प्रकार से जब अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक, अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं, और वो विषम परमाणविक अणु होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 2:1 एक निश्चित अनुपात, ठीक है, में क्रिया करके H2O यानी पानी के अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से अमोनिया, ठीक है, इसी प्रकार से HCl। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें 2 अणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी 2 अणु हैं, इसमें 2 परमाणु हैं, 2 प्रकार के तत्व हैं, इसमें भी 2 प्रकार के। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के तत्वों के द्वारा अणुओं का निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, और यौगिक में एक खास विशेषता होती है कि यौगिक का निर्माण जिन तत्वों के परमाणुओं से होता है उसके गुण जो होते हैं और यौगिक के गुण टोटली भिन्न डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के गुणों की बात करें और ऑक्सीजन के गुणों की बात करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक विशेष प्रकार के गुण होंगे। दोनों ही गैस हैं, लेकिन दोनों जब क्रिया कर लेती हैं तो पानी बना लेती है, और पानी क्या होता है? द्रव होता है। तो पानी के गुण जो है ना तो हाइड्रोजन से मैच करते हैं ना तो ऑक्सीजन। एक जलने में सहायक है, एक जलने में सहायक यानी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा जलता है, हाइड्रोजन जलता है, और पानी बुझाने का काम करता है। तो तीनों की प्रकृति क्या है? बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, तीनों की प्रकृति क्या हो गई? अलग हो गई। यानी कि जब तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करके किसी पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो वो नया पदार्थ अपने पुराने जिनसे बना हुआ है उनके गुणों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, यानी उनके गुणों में बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से हमने तत्व, परमाणु, अणु और यौगिक के बारे में यहाँ पर तथा समनाभिकीय अणु और विषमनाभिकीय अणुओं के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अब ये जो तत्व हैं हमारे, तत्वों को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, तत्वों का जो वर्गीकरण है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो तत्वों को मुख्य रूप से हम उनके धात्विक गुण के आधार पर हम तत्वों को, ठीक है, तत्वों को धातु, अधातु और इनके बीच में एक और होता है उपधातु। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। तो धातु और अधातु, इनसे तो आप भली भांति परिचित हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उपधातु एक ऐसा
पदार्थ होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के जैसे गुण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, यानी दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाला, जो कुछ इसके गुण प्रदर्शित कुछ इसके गुण प्रदर्शित, तो ऐसे पदार्थ को हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, धातु का उदाहरण तो आप जानते हैं, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। अधातु का उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक है, और उपधातु में आप आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि जो हैं ये उपधातु में आते हैं, है ना। आर्सेनिक का सिंबल AS और एंटीमनी का SB। धातु में आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, गोल्ड, है ना, एक्सेट्रा। और अधातु में ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा धातु और अधातु में अंतर, है ना, धातु और अधातु पर अंतर देख लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा धातु और अधातु के बीच में। सबसे पहला, धातु जो होते हैं ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं ना। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। पारा अपवाद है। और धातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है ना। पहली अवस्था हो गई। दूसरी चमक, तो धातुओं में धात्विक चमक, यानी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि धातुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर इनमें ध्वनि, धातुओं में ध्वनि होता है, यानी इसीलिए इनका उपयोग घंटी बजाने में या घंटी बनाने में होता है, और अधातुओं में नहीं होता। फिर इसमें तन्यता का गुण, धातुओं से आप पतले चादर बना सकते हैं, है ना, और अधातुओं बनाएंगे तो टूट जाएगा। तन्यता के अलावा आघात वर्धनीयता, यानी धातुओं को आप पीट करके पतले चादर, आपने देखा होगा चांदी की मिठाइयों में चांदी का वर्क रहता है, कितनी पतली परत रहती है ना। तो धातु जो होती है आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, और अधातु में ऐसा नहीं होता, यानी भंगुर होती है, टूट जाएंगी, खींचेंगे तो फट जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा इनके गलनांक, क्वथनांक इत्यादि। तो धातु क्योंकि ठोस अवस्था में पाई जाती है, जाहिर सी बात है गलनांक, क्वथनांक कुछ होंगे और अधातुओं के निम्न होते हैं। फिर इसके बाद है चालकता, है ना। तो धातुएं जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु जो है वो कुचालक होते हैं। ठीक है, या अधातु में इतनी कम चालकता होती है कि वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति में कोई भी पदार्थ को हम कुचालक नहीं कह सकते। हाँ, निम्न चालक जरूर कह सकते हैं, जिसकी चालकता बहुत कम हो। ठीक है, बहुत कम, यानी कि वो जैसे चालक पदार्थ होते हैं उस प्रकार का गुण प्रदर्शित ना करें। तो हम सामान्यतः कहते हैं कि ये सुचालक हो गए और ये कुचालक हो गए, जनरल अपन उसमें कहते हैं ना, जनरल टर्म में। इस प्रकार से धातु और अधातु में आपने अंतर भी देख लिया। इसके अलावा हम आपको कुछ तत्वों के नाम बताते हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे, और बेसिक रूप से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों को याद होना चाहिए। तो हम जो है, मैं आपको लगभग 30 तत्वों के नाम बताता हूँ। ठीक है, कितने तत्वों के नाम हम यहाँ पर बताएंगे? 30 तत्वों के नाम। तो ये जो हमने 1 2 3 4 लिखा है, इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ठीक है, परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, पहला क्या है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम छूट गया, तीसरे नंबर पे लिथियम है ना। तीसरे नंबर पे क्या है? लिथियम,
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक हो गया, ठीक है। इसके बाद 21 से ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार से हमने आपके लिए यहाँ पर लगभग 30 तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनका प्रतीक भी अपन लिख देते हैं। प्रतीक मतलब संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है और उन्हें सूत्र के रूप में भी लिखा जाता है, उन्हें हम प्रतीक कहते हैं। और जब तत्वों के लिए हम प्रतीक शब्द यूज करेंगे और अणुओं के लिए अणुसूत्र कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम तत्वों के प्रतीक लिखते हैं ना, ये तत्व हो गया, ये प्रतीक हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियान का Ne। अब देखिए यहाँ पर Ne आ गया, जो लेटर एक बार यूज हो चुका, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है H से शुरू हुआ, एक बार यूज हो गया, अब फिर से हीलियम H से शुरू हो रहा है, तो एक दूसरा लेटर, ताकि दोनों में अंतर किया जा सके, ठीक है। तो एक लेटर जो यूज कर लेंगे, अगर उसी लेटर से शुरू होने वाला दूसरा तत्व का नाम आता है, तो फिर वहाँ पर उन दो में विभिन्नता लाने के लिए हम उसका एक और लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तो कैपिटल ही रहेगा और दूसरा लेटर स्मॉल। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में आप अंतर कर सकते हैं, दोनों कैपिटल से है लेकिन हीलियम में ई लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप बेरिलियम और बोरान में देखिए, दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बेरिलियम में बी और बोरान में बी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन शुरू करते हैं। फिर सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, है ना। पोटेशियम का Ca हो गया। फिर स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकिल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का Zn। इस प्रकार से ये तत्व हैं। ये तत्वों के नाम, उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक सहित आप याद कर लेंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री जो है, ये क्लास 9th और क्लास 11th के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इनसे परिचित नहीं हैं तब तक आप आगे केमिस्ट्री के जो टर्म आएंगे, जिनमें हम विभिन्न प्रकार के तत्वों के प्रतीकों के आधार पर हम जब अणुओं का अणुसूत्र लिखेंगे, आणविक सूत्र लिखेंगे, खासकर जब हम यौगिकों का आणविक सूत्र लिखेंगे, सूत्र का निर्माण पढ़ेंगे, और फिर क्लास 10th में आप जब केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनका प्रतीक याद नहीं करते हैं, और जब सूत्र बताओ तो कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा बहुत होता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री भूलती बहुत जल्दी है, ठीक है। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा भूले, जल्दी भूले, कन्फ्यूज है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करें, हमको उतना ज़्यादा उसको अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से ही हम किसी भी कठिनाई को सरल बना सकते हैं। तो किसी भी कठिन विषय को सरल बनाना वो आपके हाथ में है।
तो ये इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इनको कम से कम 5-5 तत्व जो है आप रोज़ याद करेंगे। लिखिए, 5 बार लिखिए, परमाणु क्रमांक, फिर उसका तत्व का नाम, फिर प्रतीक। तो 5-5 करके आप याद करेंगे तो मैं आशा करता हूँ ये 30 है ना, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में आपको 300 तत्व याद हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इस क्रम में याद करना है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो फिर आपको, जब आप आवर्त सारणी क्लास 10th में पढ़ लेंगे तो आवर्त सारणी के आधार पर फिर आपको मतलब आवर्त सारणी में हम तत्वों को कैसे याद करते हैं और क्यों उस प्रकार से पढ़ा जाता है, स्टडी उनकी क्यों एक विशेष प्रकार से की जाती है, ये सभी जानकारी आपको हम आगे बताएंगे। तो आशा है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पढ़िए, आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। आपको जो भी समस्या आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ही लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है यूट्यूब, है ना, और ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा लीजिए। तो मैं भी जो भी चैनल चैनल में जो भी वीडियो डालूंगा आपको एक जानकारी मिल जाएगी, तो आपके पास जब टाइम हो आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।